ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पेरेंट्स या कोई अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगधपुत्र यूपीएससी यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है बेरोजगार से संबंधित, अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित, ठीक है, उसके बारे में एक शॉर्ट एंड स्वीट समरी। और इसके आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसके इम्पैक्ट और क्या क्या कह सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा स्टेप्स और मेजर्स लिए गए हैं ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जा सके। इज दैट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे बड़ी बात है कि पहले का सर्वे का नाम यहाँ कह सकते हैं आया है, जिक्र हुआ है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS, ठीक है, जो रिलीज किया जाता है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस NSO के द्वारा। इनका कह सकते हैं कि इस सर्वे में अपना जो रिपोर्ट है वो कहते हैं कि इंडियाज अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्प्ड टू 12.6% इन द अप्रैल जून क्वार्टर ऑफ 2021। 2021 में जो है 12.6% का जो है बेरोजगारी दर था अप्रैल और जून के क्वार्टर में, ठीक है, कंपेयर टू 9.3% इन जनवरी मार्च क्वार्टर। 9.3% के कंपेयर में जो है जनवरी और मार्च के क्वार्टर में जो 9.3% था वह अप्रैल और जून के क्वार्टर में 12.6% बढ़कर हो गया। इट हाउएवर ईज्ड फ्रॉम द 20.8% लेवल सीन ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ द कोविड पैंडेमिक। ये कह सकते हैं कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड पैंडेमिक के समय की बात कही जा रही है, और जो फर्स्ट वेव ऑफ कोविड पैंडेमिक था वहाँ जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20.8%, मतलब 20.8% की बेरोजगारी दर था, जो कि कह सकते हैं कि जो फर्स्ट लॉकडाउन लगाया गया था उस समय। सेकेंड लॉकडाउन के कह सकते हैं जनवरी मार्च के क्वार्टर में 9.3% और जो है अप्रैल जून के क्वार्टर में 12.6% बेरोजगारी दर था, जो कि NSO के द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया गया है। अब हम जान लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पेंडेमिक में अनएम्प्लॉयमेंट के या एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इम्पैक्ट ऑफ द पेंडेमिक। क्योंकि देखो लॉकडाउन लगने के बाद सारे इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कह सकते हैं ना कि एंटरटेनमेंट सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर को छोड़कर कह सकते हैं पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो लोग रोजगार थे वो भी बेरोजगार हो गए। वर्क फ्रॉम होम जो IT सेक्टर था वो थोड़ा बहुत चला, बट जो भी कॉन्टैक्ट कह सकते हैं कि वाली सर्विसेज है, कॉन्टैक्ट सर्विसेज, वो पूरी की पूरी अभी भी देखो ट्रैवल एंड टूरिज्म हो गया, होटल एंड रेस्टोरेंट हो गया, या बहुत सारे ऐसे सर्विस सेक्टर हैं जो स्टिल जो है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट अभी भी देखने को मिल रहा है, और अभी भी वो पूरी तरह से एज कम्पेयर टू कह सकते हैं प्री कोविड लेवल वो अभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है राइज हुआ है फ्रॉम अप्रैल, ठीक है, एंड हिट 7.4%, 7.4% की दर से हिट किया था, ठीक है, जो कि जंप हो गया है 8% पे, ठीक है, एंड सिग्निफिकेंटली हायर देन द 6.5% इन मार्च अकॉर्डिंग टू CMIE। CMI का रिपोर्ट कहता है कि मार्च के में जो 6.5% था उससे बढ़कर जो है 8% पे पहुंच चुका है। आगे है इसमें इस रिपोर्ट में एक और बातें कही गई कि 10 मिलियन ऐसे सैलरीड वाले लोग थे, मतलब जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉय थे, वो इस कोविड-19 की वजह से जो है उनका जॉब चला गया और वो जॉबलेस हो गए, अनएम्प्लॉय हो गए, ठीक है। और एक और इसमें पॉइंट बताया गया है कि 15 से 29 एज ग्रुप जो कि कह सकते हैं हाई यंग और कह सकते हैं कि हाई स्किल्ड या फिर जो रिसेंटली जो है अपने एजुकेशन को पूरा करके जो है इस कह सकते हैं जॉब प्रोफाइल में इंटर करना चाहते हैं, वो लगभग अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर उनकी बात करूँ तो अर्बन फीमेल स्टूड करती है 31%, मतलब 31% जो है शहरी महिला जो है अभी अनएम्प्लॉयमेंट है, एज कम्पेयर टू 24%, 24% जो है मेल एम्प्लॉयमेंट, जो कि शहर में अप्रैल और जून का ये आंकड़ा है 2021 का, ठीक है। अब हम टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं इसमें देखोगे, डिस्ग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, साइकिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया और वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। इन तमाम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में इसे कभी हम डिटेल में एलाबोरेट में मैनर में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। बस यहाँ टाइप्स ऑफ पॉइंट वाइज में हम देखते कि इतनी तरह का जो है बेरोजगारी होता है जो कि हमें देखने को मिलता है, ठीक है।
अब हम काउजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे कि इसके क्या क्या काउजेज हैं, आखिर किन किन कारण की वजह से जो है बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ता है। सबसे बड़ी पहला कारण तो एक कोविड-19 है भाई, ये ठीक है, इससे तो बहुत कह सकते हैं कि लार्ज इम्पैक्ट इसका जो हुआ है वो आने वाले कह सकते हैं 8-10 साल लग जाएगा कि एज प्री कोविड-19 के लेवल पर पहुंचने के लिए। अब देखिए लार्ज पॉपुलेशन, सबसे बड़ी बात है कि पॉपुलेशन भारत में बहुत अधिक है, जनसंख्या अधिक है, सब स्वाभाविक सी बड़ा है कि एक नौकरी है और वहाँ काम करने वाले चार या उससे भी मतलब अधिक लोग हैं, तो उससे कह सकते हैं कि कुछ ही लोगों को रोज़गार मिल पाएगा। और साथ साथ जो है इस कोविड-19 की वजह से जो है बहुत सारे ऐसे लोग जो कह सकते हैं कि हेजिटेट भी करते हैं, कोई भी ऐसे हाईली और कह सकते हैं उसे भीड़ भाड़ में जॉब करने से जैसे पहले मतलब किया करते थे, मतलब एक मन में जो कह सकते हैं ना कि फियर है वो अभी भी पूरी की पूरी तरह से साइकोलॉजिकल लेवल से वो हटा नहीं है। तो उस तरह प्री कोविड-19 के समय में जो परिस्थितियाँ थी, लोग कितना भी भीड़ भाड़ हो, लोग कुछ भी बेच कर अपना जीवन यापन जीते थे, तो मतलब एक प्रकार से साथ साथ जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जैसे सीनियर सिटीजन हो गए या फिर चिल्ड्रेन हो गए, ये सब उससे और अधिक इम्पैक्ट होते हैं। और साथ साथ जो लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे। और सबसे बड़ी बात है कि इकोनॉमी पे इसका इसलिए इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि जहाँ भीड़ भाड़ अधिक होगी वहाँ कंट्रोल मेजर्स के तहत जो है अभी भी देखो दुकानें वगैरह, मॉल वगैरह, सिनेमा हॉल वगैरह या थिएटर वगैरह, कुछ एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट या बस वगैरह में ट्रैवल करना हो, तो ये तमाम चीज़ों को जो है आप कह सकते हैं कि अधिक पॉपुलेशन होती है तो कह सकते हैं वायरस वगैरह भी अधिक फैलता है। तो इसके बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। पॉपुलेशन, सिर्फ लार्ज पॉपुलेशन कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसमें जॉब में दिक्कत होगी, मिलने में दिक्कत होती है, इसके बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट होते हैं। आगे है लो एजुकेशनल लेवल, और एजुकेशनल लेवल शैक्षणिक दर, साक्षरता दर जो है वह भी कम है। और साक्षरता दर के साथ साथ आपके पास स्किल नहीं है, वोकेशनल स्किल जो होना चाहिए वर्किंग पॉपुलेशन के पास वो नहीं है, यह भी एक कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। आगे है इनएडिक्वेट स्टेट सपोर्ट, सही रूप में स्टेट का भी, स्टेट मतलब राज्य सरकारें और केंद्र सरकार या जो भी लोकल लेवल पे म्यूनिसपालिटीज़ वगैरह उस स्टेट का सही रूप से समर्थन नहीं मिल पाता है। आगे है लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़, और बहुत सारे ऐसे लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ होते हैं। लो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है जो भी कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट में बाधित करता है। आगे है फाइनेंशियल एंड मार्केट लिंकेज, देखो अब कोई जो है एक छोटा सा किसान है, वो अपने राज्य से बाहर जो है बहुत सारे ऐसे चीज़ है, प्रोडक्ट है, जैसे धान गेहूँ नहीं बेच सकता, और बहुत सारी जो लिंकेजेज होना चाहिए जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन बिजनेस करने का, या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो जो कि कहीं का भी व्यक्ति कहीं भी अपना प्रोडक्ट पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। तो ये सब सारे लिंकेजेज डेवलप करने के लिए वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, जो कि अभी रूरल इंडिया में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आगे है कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल बिजनेसेस के लिए उतनी अवेलेबल फंड नहीं होती है। फिर कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती है उस इस कोविड-19 के दौर में पूरे के पूरे क्लोज डाउन हो गया, तो फिर से उसे रिवाइव होने में थोड़ा समय लगेगा। आगे है मेकिंग सच एंटरप्राइजेस अनविएबल विद द कॉस्ट एंड कंप्लायंस ओवररन, और जो उसका रनिंग कॉस्ट है वो भी कभी कभी हाई होता है, वो डेप्थ में चले जाते हैं, अपने कर्ज को चुका नहीं पाते हैं, देन कह सकते हैं ना कि वो दिवालिया हो जाते हैं। तो बहुत कह सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल काउसेस हैं, रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का। आगे ह्यूज वर्कफोर्स एसोसिएटेड विद द इनफॉर्मल सेक्टर, देखो एक तो होता है फॉर्मल सेक्टर जिसमें कि बाकायदा आपकी सैलरी बैंक अकाउंट के थ्रू या पूरे के पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन के आप एक मेंबर होते हैं या फिर वर्कर्स होते हैं। बट इनफॉर्मल सेक्टर में जैसे हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर वगैरह जो कह सकते हैं कि डेली बेसिस पे काम करते हैं, जैसे स्ट्रीट वेंडर वगैरह हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्कर वगैरह, उनका कोई नामो निशान, कोई ईपीएफ वगैरह नहीं, कोई भी मतलब, तो ये सब भी कह सकते हैं कि वहाँ ह्यूज वर्कफोर्स है, उस पर ओवरलोड ज़्यादा है। अब ओवरलोड ज़्यादा हुआ कि जहाँ 10 लोग की ज़रूरत है वहाँ 20 लोग वहाँ अवेलेबल है, लेकिन काम तो 10 को ही मिलेगा ना। आगे है द सिलेबस टाउट इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, और सबसे बड़ी बात कही गई है कि जो हमारी स्कूल्स और कॉलेजेस में सिलेबस और जो हमें पढ़ाया जाता है वो एक थियोरिटिकल नॉलेज होता है। प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट्स और प्रैक्टिकल नॉलेज हमें तब तक नहीं मिलता है जब तक हम ग्राउंड लेवल पे हम उतर कर काम नहीं करते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल और मॉडर्न वे में जो अभी जिस नॉलेज की ज़रूरत है, जो स्कूल टीचिंग और सिलेबस की ज़रूरत है, वो कह सकते हैं कि स्कूल और कॉलेजेस प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। इस कारण से भी जो है यह भी एक कॉजेज है अनएम्प्लॉयमेंट का। आगे है इनएडिक्वेट ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर का सही प्रकार से कह सकते हैं कि ग्रोथ भी नहीं हो रहा है, एंड लो इन्वेस्टमेंट भी लो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है। तो ये सब सारे रीजन है जो कि एम्प्लॉयमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। आगे लैक ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एग्रीकल्चरल वर्क, और जो भी देखो एग्रीकल्चरल वर्कर वगैरह है
जो खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए कह सकते हैं कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि उसे छोड़कर कोई अन्य जॉब वगैरह में वो लग सकें, विच मेक ट्रांजिशन फ्रॉम द प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर डिफिकल्ट। ठीक है, 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और आगे भी है क्वाइनरी सेक्टर वगैरह, लेकिन प्रमुखतः 3 ही होते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर लोग अगर सेकेंडरी सेक्टर में जाना चाहें, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री में जाना चाहें, तो वैसे उनकी अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। तो ये सब सारे फैक्टर हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को और बढ़ाता है। अब इसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, इस चीज़ को जान लेते हैं कि आखिर इतने अनएम्प्लॉयमेंट के क्या दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, सबसे बड़ी बात है कि इससे गरीबी, ऐसा कहा जाता है कि जो कह सकते हैं कि मोर देन 20% ऐसे मिडिल क्लास लोग जो कि अपर पॉवर्टी लाइन के अपर आ चुके थे, इस कोविड-19 की वजह से वो फिर बिलो पॉवर्टी लाइन में चले गए। तो पॉवर्टी और गरीबी का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है कि अगर व्यक्ति कि किसी भी व्यक्ति के घर में अगर कमाने वाले ना हो तो उसका जीवन यापन, उसे अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए अगर कोई इनकम, सोर्स ऑफ इनकम ना हो, देन दे विल फॉल बिलो द पॉवर्टी लाइन। अगर यंग पीपल आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और जब यंग पीपल होते हैं, जो युवा होते हैं, जो सीले युवा होते हैं, जो अभी पढ़ लिख कर बाहर निकलते हैं, अगर उन्हें रोजगार नहीं मिलता तो वो कोई इलीगल एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, रॉन्ग एक्टिविटीज़ पे उतर जाते हैं। ठीक है, ताकि वो अधिक से अधिक पैसा कमा सके और इंक्रीज इन द क्राइम इन द कंट्री। इस प्रकार से कई बार जो है जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स होते हैं वो उसे हायर करते हैं और उसे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इंडल्स करा देते हैं या इन्वॉल्व करा देते हैं। और एंटी सोशल एलिमेंट जो है इसी ताक में रहते हैं कि कोई भी ऐसे व्यक्ति जो कि स्टेट के खिलाफ जाना चाहता हो या स्टेट के अगेंस्ट है, या उसकी कह सकते हैं कि स्टेट से कोई उसे उनके मन में कोई ऐसा विचार है जो कि उसे किसी अन्य लॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करा सकते हैं, तो वो सब इसी ताक में रहते हैं। ठीक है, एंटी सोशल एलिमेंट। और अंतोगत होता है कि वह डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना फेथ जो है लूज़ कर देते हैं। तो पॉलिटिकली भी कह सकते हैं कि यह एक अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक नेगेटिविटी इम्पैक्ट कह सकते हैं क्रिएट करता है और ऐसा वातावरण बनाता है जहाँ ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की व्यवस्था हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। आगे है एडिक्टेड टू ड्रग, और कई बार जो है ड्रग्स और अल्कोहल वगैरह का शिकार हो जाते हैं, मतलब नशा वगैरह करने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं सुसाइड कर लेते हैं, लीडिंग लॉसेस टू द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। और इससे जो है मानव जो एक प्रकार से संसाधन है उसका बहुत बड़ा क्षति होता है, और यह क्षति देश के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है। आगे है इट ऑल्सो इफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, और यह भारत की अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को इम्पैक्ट करता है। एज द वर्क फोर्स दैट कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड टू जनरेट रिसोर्सेज, जो वर्क फोर्स को रिसोर्सेज जनरेट करना चाहे एम्प्लॉय होके, वो अब किसी अदर वर्किंग पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट रहता है और वह एक प्रकार से सही रूप से जो है अर्थव्यवस्था में अपना योगदान नहीं दे पाता है। दर्ज एस्केलेटिंग सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द स्टेट, और इससे क्या है सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट जो है स्टेट का बढ़ने लगता है। स्टेट को और वेलफेयर फंड जारी करने पड़ते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में सब्सिडी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी हो गया, बस को फ्री करना हो गया, या फिर बहुत सारी ऐसी जो है स्टेट को फिर व्यवस्था करनी पड़ती है इसकी वजह से, क्योंकि बहुत जो है बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो और इससे जीडीपी को 2% का नुकसान होता है। अब भारत सरकार के द्वारा कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और स्वयं रोजगार के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। RSETI and RUTSETI with the aim of mitigating the unemployment problem among the youth, ताकि यूथ में जो है अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी को कम किया जा सके। एंड मर्जिंग ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP एंड द रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLGP, द जवाहर रोजगार योजना, इन तमाम योजनाओं को मर्ज करके एक योजना बनाया गया है। आगे है मनरेगा के बारे में सभी को जानते हैं, सभी लोगों को मालूम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अन्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये सब हमारे एक्ट के जरिए जो है सरकार जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रही है। और साथ साथ जो है स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन तमाम चीज़ों के माध्यम से जो है यूथ को इंस्पायर कर रही है कि आप रोजगार लेने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बने। स्टार्ट क्लियर? So that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day. Jai Hind.